दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द लवल लिटिल गर्ल का 26वां भाग। तो आप लोगों को एक कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यूटस को प्रिया पर बहुत दया आती थी। उन्होंने प्रिया की दादी से बात भी की कि प्रिया को और बच्चों की तरह स्कूल भेजे, पर दादी किसी तरह उनकी बात को टाल देती थी। इन बीतते दिनों में प्रिया अपना ज्यादातर समय अपनी बालकनी में ही बिताती। गार्डन के कई घने पेड़ प्रिया की बालकनी के पास लगे थे, जहाँ कई पक्षियों ने अपना बसेरा कर रखा था। आज भी प्रिया बालकनी में बैठी माता चिड़िया को अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए देख रही थी। इन प्रकृति खूबसूरत नज़ारों को देख प्रिया के उदास से चेहरे पर कभी कभार एक खूबसूरत सी मुस्कान देखने को मिल जाती थी। प्रिया अभी वही बैठी थी कि एक रेडियो कंट्रोल एरोप्लेन कहीं से उड़ता हुआ आया और पास ही के एक पेड़ पर अटक गया। प्रिया अचानक शांत माहौल में खलल सुन चिहुक उठी और उस दिशा में देखा जहां वो टॉय अटका हुआ था। प्रिया अपनी जगह से उठी और बालकनी की रेलिंग के पास आई, पर रेलिंग उसकी हाइट से काफी ऊंची थी। प्रिया ने एक स्लाइड पर अपना पैर रखा और दूसरी पर रखने जा ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया और रेलिंग से दूर कर दी हुए। दादी ने थोड़े गुस्से से प्रिया को डांटते हुए बोला, बेटा ये तुम क्या कर रही थी? अगर गिर जाती तो। चलो लंच का टाइम हो गया है। कहते हुए दादी प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कमरे से बाहर ले गई। प्रिया जाते जाते पीछे मुड़ उस खिलौने को ही अपनी चमकती आंखों से देख रही थी। बाहर तीन एक ही उम्र के बच्चे खड़े बॉडीगार्ड से अंदर जाने की परमिशन मांग रहे थे, पर बॉडीगार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे और सख्ती बरतते हुए उन्होंने वहां से भेज रहे थे। पर बच्चे जिद पर अड़े जाने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक बच्चे ने अपने पास खड़े लड़के से कहा, विमान जाने दो ना, हम किसी और से खेल लेंगे। ऐसे कैसे जाने दूं, भाई ने कितने प्यार से मुझे गिफ्ट किया था। छोटा सा विमान गुस्से से अपने पास खड़े दोस्त से बोला, और हम आपसे बोल रहे हैं ना कि हम अपना टॉय लेकर चले जाएंगे, आप मान क्यों नहीं रहे? गुस्से से फूला हुआ छोटा सा लड़का, हमारी क्यूटी का बेस्टी विमान है, हम किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ से चले जाओ। बॉडीगार्ड ने इस बार अपनी कठोर आवाज में गरज कर कहा। विमान गुस्से से अपने मन ही मन बोला, रुको अभी दादी को लेकर आता हूँ, फिर कैसे नहीं अंदर जाने देते। गुस्से से फुफकारता हुआ विमान उन बॉडीगार्ड को घूरते हुए दूसरी दिशा के बड़े से लोहे के गेट को पार करते हुए अंदर चला गया। विमान जिस बड़े से महल में गया था वो आसपास से सभी लग्जरियस बंगलों से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। अंदर विमान जोर जोर से दादी का नाम लेता हुआ उन्हें बुला रहा था, पर दादी उसे कहीं मिल ही नहीं रही थी। जब एक सर्वेंट ने विमान को इतना ऊधम मचाते हुए देखा तो उसके पास आ बोला, सर मैडम अभी बाहर गई हैं। हाँ और भाई वो कहाँ है? सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर सुबह शायद किसी मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे ही शाम हो गई। जब सुमिता देवी घर लौटी तो विमान जिद करते हुए बोला, दादी आप चलो ना, वो सामने बारी घर में मेरा टॉय गिर गया और वो बॉडीगार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। अरे रुको बेटा, मैं अभी तुम्हारा टॉय मंगवाती हूँ। कहते हुए दादी ने एक गार्ड को विमान के टॉय को लाने भेज दिया, पर जब वो गार्ड खाली हाथ वापस आया तो दादी के भी पूछने पर बताया कि उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। गार्ड की बात सुन विमान फिर से अपनी जिद पर अड़ गया और दादी के साड़ी के पल्लू को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। दादी भी थक कर विमान के साथ चली गई।
और देव सक्सेना के बॉडीगार्ड ने भी दादी से वही बात कही, जिस पर दादी ने कहा, मेरा पोता जिद कर रहा है, उसका कोई खिलौना आपके गार्डन में गिर गया है, तो आप किसी से कह के उस टॉय को ढूंढ कर इसे लौटा दीजिए। दादी ने विनम्र होकर कहा। गार्ड ने दादी की बात मानी और दूसरे गार्ड को इशारा कर दिया। लॉन में दादी बैठी थी और जब उन्होंने गार्डन को कुछ ढूंढते हुए देखा तो उनसे पूछा, वो मैडम बाहर कोई लेडी है जिनके पोते ने अपना कोई टॉय यहाँ गिरा दिया है। बॉडीगार्ड आगे कुछ बोल ही रहा था कि दादी ने बीच में ही उसे टोकते हुए गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने लेडी? तो उन्हें तुमने अंदर क्यों नहीं आने दिया? वो मैडम, जाओ जाकर उन्हें अंदर आने को कहो। दादी उस गार्ड पर बिफरते हुए बोली। गार्ड भी चुपचाप वहां से चला गया और सुमित्रा देवी और विमान को अंदर आने दिया। दादी भी उस गार्ड के पीछे पीछे ही गई थी। जब उन्होंने अपनी ही उम्र की एक महिला को देखा तो एक बार फिर गार्ड को गुस्से से देखा और सुमित्रा देवी की ओर बढ़ते हुए नम्र लहजे में माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे कोई खबर ही नहीं थी कि इन्होंने आपको बाहर ही रोक दिया। अरे आप माफ़ी मत मांगिए, ये तो बस अपना काम कर रहे थे। सुमित्रा देवी ने भी प्यार से मुस्कुराकर कहा, जिस पर सुमित्रा देवी ने कहा, आइए बैठ के बातें करते हैं। वैसे भी अभी तक किसी से जान पहचान नहीं हुई है मेरी। कहते हुए दादी ने विमान और सुमित्रा देवी को गार्डन में लगी चेयर पर बैठने को कहा। सुमित्रा जी ने पास खड़ी मद से चाय लाने का आर्डर दिया। क्या आप यहाँ नई हैं? पहले आपको यहाँ देखा नहीं कभी। जी हाँ, हमने कुछ समय पहले ही यह शिफ्टिंग की है। ओह ये बात है। वैसे शैतान ने अपनी शैतानियों के चलते हमारी मुलाकात करवा दी। सुमित्रा देवी अपने पास बैठी विमान को देख बोली, जो भोला भाला सा बैठा था। और जब दादी के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो अपना मुंह दूसरी ओर कर बिगाड़ लिया। सुमित्रा देवी हंस दी और बोली, ये तो है। क्या ये आपका पोता है? जी हाँ, ये मेरा पोता है विमान। यहाँ आओ प्यारे बच्चे। विमान उठकर सुमित्रा देवी के पास गया और बड़े अदब से ग्रेट करते हुए बोला, हेलो आंटी, मेरा नाम विमान कपूर है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। दादी उसके बोलने के तरीके को देख मुस्कुरा उठी और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ओह मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा प्यारे बच्चे। श्वेता सर्वेंट, जाओ अंदर से चॉकलेट ले आओ। सर्वेंट चॉकलेट लाई तो सुमित्रा देवी विमान को चॉकलेट देते हुए बोली, ए लो बच्चे चॉकलेट खाओ। विमान ने चॉकलेट ली और प्यार से थैंक यू बोला और गार्डन में गार्ड के साथ मिलकर अपने टॉय को ढूंढने लगा। दोनों दादियाँ अपनी गपशप करते हुए चाय का मजा लेने लगी और अपने परिवार के बारे में बताते हुए जान पहचान भी बढ़ाने लगी। जिस पर प्रिया के जिक्र पर सुमित्रा देवी ने पूछा, क्या आपकी पोती पर इस वक्त वो कहाँ है? वो शायद अंदर खेल रही होगी, मैं अभी बुलवाती हूँ। उसे दादी आगे कुछ कह ही रही थी कि एक छोटी सी आकृति उनके पैरों से कसकर लिपट गई। दादी ने जब ये प्रिया को इतना घबराया सा देखा तो अब परेशान हो गई और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? प्रिया ने अपनी छोटी सी उंगली को दादी के पीछे की ओर इशारा किया। दादी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह विमान उनकी ओर ही दौड़ता हुए आ रहा था। सुमित्रा देवी ने विमान को देखा और गुस्से से उसे डांटती हुई बोली, विमान तुम इतने शैतान क्यों हो? अब क्या किया तुमने इस बच्ची के साथ? दादी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस। विमान जब गार्डन में अपने टॉय को ढूंढ रहा था तो वो घर के अंदर चला गया। जब वो हॉल में घूम रहा था तो उसे सोफे पर एक छोटी सी लड़की दिखाई दी जो अपने हाथ में स्केच बुक पकड़े कलर से कुछ ड्रॉ कर रही थी। किसी बच्चे को देख विमान खुश हो गया और प्रिया की ओर बढ़ गया। प्रिया अपने छोटे छोटे हाथों में कलर पकड़े स्केच बुक में कलर कर रही थी। जब उसने दूसरा कलर उठाया तो पीछे से विमान ने कहा, जो सोफे पर अपने दोनों हाथ टिका प्रिया को ड्रॉ करते हुए देख रहा था,
अरे इसमें ये वाला कलर मत करो, ब्लैक कलर करो इसमें। अचानक से अपने पीछे से किसी अनजान आवाज को सुन प्रिया डर गई और हड़बड़ी में उठने के चक्कर में घुटनों के बल नीचे फंस पर गिर गई, जिससे उसके घुटनों में चोट लगने की वजह से मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। विमान ने जब प्रिया को गिरती हुई देखा तो जल्दी से उसके पास आ उठाने को हुआ, पर प्रिया ने बिना अपनी चोट की परवाह किए बाहर की ओर भाग गई। अरे आप इसे मत डांटिए, विमान ने प्रिया की ओर देखा और उसके पास आते हुए उसके कांपते कंधों पर हाथ रखा और बोला, आई एम सॉरी लिटिल गर्ल, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। पर प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और दादी को और कस के पकड़ लिया। विमान ने जब ये देखा तो उसे बहुत बुरा लगा और अपनी दादी की ओर देखते हुए उदासी से बोला, दादी लिटिल गर्ल मुझसे बात नहीं कर रही। बेटा अभी ये तुम्हें जानती नहीं है, इसलिए तुमसे बात नहीं कर रही। जब तुम्हारी इससे दोस्ती हो जाएगी तो ये भी तुमसे बात करेगी। दादी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेर बोला। विमान ने प्रिया की ओर देखा जो अपनी दादी से कस के लिपटी से सक रही थी। ये देखा विमान कुछ बोलने को हुआ कि सुमिता जी का फोन बज उठा। जब उन्होंने कॉलर आईडी देखी तो सुमित्रा जी की ओर देखकर बोली, अब आपसे जाने की इजाज़त चाहूँगी, कुछ ज़रूरी काम आ गया है। सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया तो दादी ने विमान का हाथ पकड़ते हुए सुमित्रा जी को अपने घर चाय पर आने को कहा और विमान के साथ दादी से अलविदा ले चली गई। जब तक गार्ड ने भी उस टॉय को ढूंढ लिया था, विमान के चेहरे पर अपने टॉय को वापस पाकर खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। वो अभी भी मुड़ मुड़ कर प्रिया को ही देख रहा था, जो अभी भी अपनी दादी से लिपटी खड़ी थी। विमान बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर प्रिया को ही देख रहा था। प्रिया का इस तरह से सकना सुन विमान को लग रहा था कि प्रिया को चोट की वजह से बहुत दर्द हो रहा होगा और जिसका जिम्मेदार वो खुद को ठहरा रहा था। विमान से अब रहा नहीं गया और गेट से बाहर निकलने से पहले उसने अपने कदम रोक लिए और अपनी दादी से हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोला, दादी मुझे लिटिल गर्ल के पास जाना है। देखो ना वो कितना रो रही है, सब मेरी वजह से हुआ। उसे बहुत चोट लगी है दादी, मुझे उसके पास जाना है। दादी विमान की बात सुन हैरान थी कि आखिर उसे रिया से मिले अभी कुछ मिनट भी पूरे नहीं हुए होंगे और वो उस बच्ची की कितनी फिक्र कर रहा है। बेटा अभी के लिए तुम मेरे साथ चलो, कल तुम उस बच्ची से मिल लेना। पर दादी, मैंने कहा ना बेटा, तुम कल उससे मिल लेना। अभी शायद वो तुमसे डर रही है, तुम कल आराम से उससे बात कर लेना, ठीक है। विमान इतना सुन एकदम शांत सा हो गया और एक बार फिर पीछे मुड़ प्रिया को देखा और अपनी दादी के साथ चला गया। इधर दादी ने प्रिया को अपनी गोद में उठाया और उसके सर को अपने कंधे पर रख बालों को सहलाते हुए बोली, अब चुप हो जाओ, देखो अब यहाँ कोई नहीं है। सुमिता जी ने जब विमान को डांटा था तब उनकी आवाज में गुस्सा भरा था, जिससे प्रिया और ज्यादा डर गई थी, क्योंकि प्रिया ने कभी भी किसी की गुस्से भरी आवाज तो क्या जोर की आवाज भी नहीं सुनी थी। और दूसरा उसके नाजुक घुटनों में भी काफी दर्द हो रहा था। प्रिया ने अपनी दादी को और कस के पकड़ लिया और धीरे धीरे उसका सिसकना थोड़ा शांत हुआ। दादी ने प्रिया को अंदर रूम में बिठाया और पानी पिलाते हुए पूछा, बेटा क्या तुम उस बच्चे से डर गई थी? प्रिया ने अपनी मासूम सी आंखों से दादी को देखा और हौले से अपना सर हिला दिया और अपने घुटनों से अपनी फ्रॉक को थोड़ा ऊपर उठाते हुए दादी को दिखाया। दादी ने जब प्रिया की चोट को देखा तो उसके घुटने पर लगी चोट को हल्के से छूते हुए बोली, मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है। प्रिया ने अपने घुटने पर फूंक मारते हुए आंखों में पानी लिए हाँ में सर हिला दिया। दादी ने जल्दी से फर्स्ट बॉक्स लिया और
आराम से घुटनों पर एक पिंक कलर का बैंडेज लगा दिया। अब तुम्हें दर्द नहीं होगा, ठीक है? दादी ने प्यार से उसके मुलायम गालों पर पड़ी आंसुओं की बूंदें साफ की और एक सरवंड से हल्दी वाला दूध मंगवा प्रिया को पिलाया। इधर विमान घर के अंदर आते आते अपनी दादी से 100 सवाल पूछ चुका था। दादी, लिटिल गर्ल को ज्यादा तो नहीं लगी होगी ना? वो बहुत ज्यादा रो रही थी। क्या हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? ऐसे ही घर के अंदर आते आते विमान दादी से सवाल पर सवाल पूछ रहा था और कईयों के तो खुद ही जवाब दे रहा था। दादी विमान के इस बर्ताव से हैरान थी, क्योंकि वो विमान के स्वभाव से वाकिफ थी। विमान किसी से भी जल्दी नहीं घुलता मिलता था और किसी की अगर फिक्र करता था तो अपने करीबी दोस्तों या फैमिली मेंबर की ही। पर प्रिया के लिए इतनी फिक्र करना, जिससे वो अभी सही से मिला भी नहीं। दादी को यह बात थोड़ी हैरान कर रही थी। बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। उसकी दादी उसका ख्याल रख रही होंगी। अब तुम ज्यादा चिंता मत करो। अब जाओ अपने स्टडी रूम में, तुम्हारे ट्यूटर तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। हाँ, विमान ट्यूटर बर्ड सुन थोड़ा चिढ़ा हुआ साउंड कर रहा था। विमान फिर स्टडी रूम में बड़बड़ाता हुआ चला गया। कोई चैन से जीने नहीं देता। पहले स्कूल फिर ट्यूटर, आह, बच्चे की जान लेने पर तुले हुए हैं। विमान ने अपने बाल नोच लिए। ट्यूटर अपना लेक्चर देकर चले गए और विमान थका हारा डाइनिंग टेबल पर आया और दादी के साथ मिलकर डिनर करने लगा। दादी, क्या कल मैं लिटिल गर्ल के साथ खेलने जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? मान इतना सुनते ही खुश हो गया और चेहरे पर जो थकावट नजर आ रही थी वो एक ही पल में गुमसी हो गई। विमान ने फिर जल्दी से अपना डिनर फिनिश किया और दादी को हक करते हुए गुड नाइट विश कर अपने रूम में आ गया। विमान जब रूम में आया तो बहुत खुश लग रहा था। कल मैं लिटिल गर्ल के पास जाऊंगा। क्या वो मुझसे दोस्ती करेगी? क्यों नहीं करेगी? मेरे स्कूल में सब मुझसे दोस्ती करने के लिए क्या कुछ नहीं करते? लिटिल गर्ल भी मुझसे दोस्ती करेगी। अगर आज की वजह से उसने मुझसे दोस्ती नहीं की तो फिर मैं क्या करूँगा? कोई बात नहीं, मैं कल उससे माफ़ी मांग लूँगा और उसे गिफ्ट भी दूंगा। फिर तो वो मुझसे दोस्ती पक्का करेगी। पर मैं उसे गिफ्ट क्या दूंगा? हाँ, अपने खिलौनों के भंडार के पास जाते हुए बोला, क्या ये स्पाइडरमैन दूँ? नहीं, ये उसे पसंद नहीं आएगा। क्या ये नहीं? ये भी नहीं। अब मैं क्या दूँ? अभी विमान सोच ही रहा था कि उसकी नज़र दूरबीन पर पड़ी। उसे देख विमान के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और जल्दी से दूरबीन उठाई और भागकर बालकनी में पहुंच गया। दूरबीन का गिलास सेट कर विमान ने प्रिया के घर की ओर घुमाया और एक कोने से ले दूसरे कोने तक देखने लगा। विमान का कमरा तीसरी मंजिल पर था, जिससे वो आसानी से प्रिया के घर को देख सकता था। विमान की घूमती नज़र एक रूम की ओर गई, जहाँ एक छोटी सी आकृति स्टडी टेबल पर बैठी थी। विमान ने जल्दी से गिलास को और जूम किया और वहाँ प्रिया को देख खुश हो गया। ओ, तो लिटिल गर्ल पढ़ाई कर रही है। इसका मतलब अब लिटिल गर्ल बिल्कुल ठीक है। विमान ने फिर दूरबीन को रूम को देखने के लिए इधर उधर किया। हाँ, तो लिटिल गर्ल के पास टेडी बियर्स है। ओके सभी ओके। अभी विमान रूम का जायजा ले ही रहा था कि सुमित्रा जी ने विंडो बंद कर कर्टेन्स लगा दिया। सीट, विमान ने गुस्से से कहा और फिर रूम में आते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे ये तो पता चल गया कि लिटिल गर्ल को ज़्यादा क्या पसंद है। मैं कल ही बहुत सारे टेडी और डॉल्स लिटिल गर्ल को गिफ्ट करूँगा। फिर वो मुझसे आसानी से दोस्ती कर लेगी। यही सब सोचते हुए विमान सो गया। अगली सुबह विमान जल्दी ही उठ गया और स्कूल यूनिफॉर्म के साथ टिप टॉप तैयार हो कमरे से निकल गया। नीचे डाइनिंग नीचे दादी डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही थी और सर्वेंट अपना काम कर रहे थे। विमान जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसके लग्जरियस स्कूल
शू टप टाप की आवाज कर रहे थे। ने आवाज की दिशा की ओर देखा तो सबके मुंह हैरानी से घुटनों तक खुल गए और टाइम जैसे स्टॉप ही हो गया हो मानो। दादी ने जब अपने सामने खड़ी सर्वेंट को इस तरह हैरानी से पीछे देखते हुए देखा तो उन्हें अजीब लगा और उन्होंने भी मुड़कर उस दिशा में देखा तो उनका भी वही हाल हुआ जो दूसरों का था। मेहमान डाइनिंग टेबल की ओर आते हुए एक सर्वेंट को ऑर्डर भरे लहजे में बोला, जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो, और चेयर पर बैठता हुआ दादी से बोला, गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग दादी जल्दी से शौक से बाहर आई और बोली, आज सूरज उल्टी दिशा से कैसे निकला? क्यों दादी, आज सनराइज को हमेशा की तरह ईस्ट से ही हुआ है। वैसे आज सनराइज बहुत खूबसूरत लग रहा था। वहाँ खड़े लोगों का दूसरा शौक था। दादी ने हैरानी से विमान को देखा और बोली, क्या आज तुमने सनराइज होते हुए भी देखा? हाँ दादी, विमान अपने गले की टाई को ठीक करते हुए बोला। दादी और बाकी सब आज इतने शौक इसलिए थे क्योंकि विमान एक आलसी, जिद्दी और अकड़ू किस्म का बच्चा था। बेशक विमान ने स्कूल में पढ़ा जरूर था कि सन ईस्ट से राइज होता है, पर असल में आज उसने अपनी आंखों से उगते सूरज को देखा। ये सबको हैरानी में डाल रहा था। विमान को उठाने के लिए पूरे घर के लोगों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, जिसमें उन्हें स्कूल की टाइमिंग से 2 घंटे पहले मेहनत करनी पड़ती थी। और अगर विमान उठ भी जाए तो उसे बाथरूम में भेजने के लिए और मेहनत करनी पड़ती थी। विमान एक बदमाश किस्म का बच्चा था जो हर किसी की नाक में दम करके रखता था। अगर किसी से डरता था तो वो सिर्फ एक ही इंसान था, वो उसका बड़ा भाई, कभी कभार ही सुबह के वक्त घर पर होता था। सर्वेंट ने दादी और विमान को डिनर सर्व किया। दादी विमान के इस अचानक से बदले रूप को देख बोली, वैसे आज कुछ स्पेशल है क्या, जो तुम इतनी सुबह उठ गए? नहीं तो, विमान अपना सैंडविच का बाइट लेते हुए कैजुअली बोला। विमान फिर ड्राइवर के साथ महंगी बेदले में स्कूल चला गया, पर उससे पहले उसने प्रिया के घर की ओर देखा। जब उसे प्रिया कहीं नहीं दिखी तो वो ड्राइवर के साथ चला गया। स्कूल खत्म होते ही विमान ड्राइवर के साथ लौट रहा था, पर उससे पहले उसने एक टॉय शॉप में गाड़ी रुकवाई और गार्ड के साथ शॉप में चला गया। अंदर विमान ने कई डॉल्स और टेडी बियर देखे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा वाला ले। विमान ने 10 से 15 टेडी बियर्स पर हाथ रखा और बोला, ये सब पैक कर दो। शॉप का ओनर इस वक्त काफ़ी खुश लग रहा था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सब पैक कर दिए। विमान की नज़र फिर एक डॉल पर गई, जिसे देख उसने डॉल को उठा लिया और उसे गौर से देखता हुआ बोला, ए लिटिल गर्ल को बहुत पसंद आएगी, इसे भी पैक कर दो। विमान फिर शॉप से निकला और सीधा घर आ गया। अंदर सुनीता देवी किसी से गपशप कर रही थी, जो शायद उनके पड़ोस की ही कुछ औरतें थीं। विमान जब अंदर आया तो वहाँ बैठी एक लेडी ने उसे अपने पास आने को कहा, पर विमान ने उसे एक नज़र देखा और सीधा अपने रूम में चला गया और उसके पीछे गार्ड भी सामान ले चले गए। उस लेडी ने मन ही मन विमान को कोसा और अपने चेहरे पर अजीब सी स्माइल ले आई। सॉरी, आप तो जानती हैं कि वो कितना रूड है। अरे कोई बात नहीं, बच्चा है। इधर विमान अपने रूम में आया और गार्ड को ऑर्डर भरे लहजे में ही बोला, इन सबको ध्यान से बेड पर रख दो और खबरदार जो इन सब में से एक भी टूटा तो। गार्ड धमकी सुन डर गए और ध्यान से सारी चीज़ें बेड पर रख रूम से निकल गए। विमान फिर अपने कपड़े ले चेंज करने चला गया और कुछ ही देर बाद विमान चेंजिंग रूम से निकला और बेड के पास आते हुए खुशी से बोला, लिटिल गर्ल को ये सब बहुत पसंद आएगा और वो मुझसे दोस्ती भी कर लेगी। विमान अपने छोटे छोटे हाथों से सब कुछ एक साथ उठाने की कोशिश करने लगा,
पर ये पॉसिबल नहीं था। ये क्या, मैं ये एक साथ तो नहीं ले जा सकता। कोई बात नहीं, आज के लिए एक टेडी और डॉल कल और दे दूंगा। क्या पता अगर उसे पसंद नहीं आया तो। विमान ने एक प्यारा सा लाल रंग का टेडी और उस डॉल को उठाया और ड्रॉर से कुछ चॉकलेट ले अपनी पॉकेट में रख ली। विमान फिर नीचे हॉल में आया और दादी के पास पहुंचा, जो अभी भी बातों में लगी थी। दादी में लिटिल गर्ल, अभी वो बोल ही रहा था कि एक लड़की ने विमान के हाथ से डॉल को लगभग छीनते हुए ही बोली, वाह विमान, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। ये तुम मेरे लिए लाए हो। विमान ने गुस्से से पहले अपने खाली हाथ को देखा और फिर उस लड़की की, और जो उसके पास खड़ी उस डॉल को लिए खड़ी थी। मेहमान ने गुस्से से उस लड़की के हाथ से डॉल को लेते हुए बोला, रीटा है, तुम्हारी नहीं है, और खबरदार जो वापस मुझसे ये डॉल लेने की कोशिश भी की तो। लड़की विमान के इस तरह गुस्सा करने से एकदम से रोने लगी। ये देख विमान को और चिढ़ मच गई। दादी ये सब देख उस लड़की को अपने पास किया और विमान पर गुस्सा करते हुए बोली, विमान ये सब क्या है? आखिर तुम इतने बदतमीज क्यों हो? क्या तुम्हें सही से बिहेव करना नहीं आता? अभी इसी वक्त रीता से सॉरी बोलो। विमान ने गुस्से से उस लड़की को देखा और बोला, मेरी कोई गलती नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। विमान, आखिर तुम इतने शैतान क्यों हो? आंटी, मुझे ये वाली डॉल चाहिए। इतना सुन विमान का पारा और हाई हो गया और चिढ़कर बोला, नहीं, ये लिटिल गर्ल की है, मैं इसे तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। दादी, मैं लिटिल गर्ल के पास जा रहा हूँ, कहते हुए विमान गुस्से से रीता को देखते हुए वहां से चला गया। और पीछे से दादी ने विमान को आवाज लगाई, पर उसने अनसुना कर दिया। रीता विमान की हम उम्र की लड़की थी, जो उसकी क्लासमेट के साथ उसके ग्रुप में भी शामिल थी। विमान सीधा प्रिया के घर के मेन डोर को पार कर गया, क्योंकि आज किसी भी गार्ड ने उसे नहीं रोका था। इसका कारण दादी थी, जिन्होंने गार्ड को साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो विमान और उसके दादी को अंदर आने से ना रोके। विमान ने अंदर जाने से पहले एक लंबी सांस ली और खुद के बिगड़े हुए मुंह को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद वो सीधा गेट पर आकर रुका और अंदर आवाज लगाई, क्या मैं अंदर आ जाऊं? दादी लिविंग रूम में ही बैठी थी। जब उन्होंने किसी जानी पहचानी बच्चे की आवाज़ सुनी तो डोर की ओर देखते हुए बोली, हाँ हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। मेहमान अंदर दादी के पास आया और उनके सामने रिस्पेक्ट के साथ झुकते हुए बोला, गुड आफ्टरनून आंटी। दादी ने मुस्कुराकर विमान के बालों में हाथ फेरा। गुड आफ्टरनून बेटा, यह सोफे पर बैठो। मेहमान अपने हाथ में लिए सामान को अपने साइड रखते हुए सोफे पर बैठ गया। दादी ने मेहमान के हाथ में टॉर्च देखी तो पूछा, ये सब किसके लिए है? क्या तुम इनके साथ खेलते हो? नहीं नहीं, मैं ये लिटिल गर्ल के लिए लाया हूँ। लिटिल गर्ल कौन? लिटिल गर्ल, दादी कंफ्यूज सी बोली। अरे वो इस घर में रहती है ना, कल मेरी वजह से उसे चोट लग गई थी, इसलिए आज मैं उससे माफ़ी मांगने आया हूँ। ओह, तो तुम प्रिया की बात कर रहे हो? हाँ हाँ डी, लिटिल गर्ल अभी कहाँ है? मैं उससे मिलने आया हूँ। मेहमान अपने चेहरे पर खुशी लिए बोला। दादी के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें दिख रही थी, पर जब मेहमान को उससे मिलने के लिए इतना खुश देखा तो कुछ सोच अपने चेहरे पर मुस्कान ले आई और बोली, अच्छा, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। दादी अपनी जगह से उठी और प्रिया का हाथ पकड़े हॉल में ले आई। प्रिया ने आज रेड कलर की स्लीवलेस फ्रॉक पहनी थी, जिसमें वो बेहद ही क्यूट और प्यारी लग रही थी। जब प्रिया हॉल में आई और कल वाली लड़की को बैठा देखा तो दादी के हाथ को कस के पकड़ लिया। विमान प्रिया को देख खुशी से उछल पड़ा और जल्दी से भागकर दादी और प्रिया के पास पहुंचा। विमान को इस तरह भागते हुए अपने पास आता देखा तो प्रिया जल्दी से दादी के पीछे छुप गई और अपने चेहरे को पूरी तरह दादी की साड़ी के पल्लू में छुपा लिया। दादी ने प्रिया को डरता देखा तो प्यार से बोली, बेटा ये तुमसे मिलने आया है, चलो बाहर आओ, इस तरह डरते नहीं। मेहमान भी प्रिया को खुद से डरता देख रुक गया और शांति से प्रिया के पास आया, पर प्रिया
घूमते हुए उसी तरह पल्लू से लिपटे दादी की दूसरी ओर आ गई। ये देख विमान फिर से प्रिया के पास घूमता हुआ आया, पर प्रिया ने फिर वही हरकत दोहरा दी। लिटिल गर्ल, तुम मुझसे इस तरह भाग क्यों रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? आई एम रियली सॉरी। कल मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। देखो मैंने कान भी पकड़ लिए। मेहमान उदास सा अपने कान पकड़ते हुए बोला। प्रिया ने जब ये सुना तो उसने धीरे से दादी के पीछे से ही अपनी घबराई तिमतिमाती आंखें बाहर निकाली और विमान को देखा जो कान पकड़े खड़ा था। जब प्रिया ने जब विमान ने प्रिया को अपनी ओर देखता पाया तो खुश हो गया और जल्दी से उसके पास आता हुआ बोला, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया लिटिल गर्ल? पर प्रिया विमान को अपने पास आता देख फिर से पल्लू को अपने चेहरे पर ले उसी तरह दादी के पीछे छुप गई। विमान ने उदासी से दादी की ओर देखा और बोला, आंटी लिटिल गर्ल को बोलो ना मुझसे बात करे। अपने गले को दो उंगली के बीच में पकड़ता हुआ मासूमियत से बोला, आंटी आई श्योर मैं इस बार लिटिल गर्ल को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। कल तो गलती से हो गया था। आप बोलो ना ऐसे कि मुझसे बात करे। दादी ने विमान के मासूम से चेहरे को देखा और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, जरूर बच्ची प्रिय तुमसे जरूर बातें करेगी, उसे थोड़ा वक्त दो। मेहमान इतना सुनते ही बेहद खुश हो गया और चेहरे पर एक प्यारी सी खुशी लिए उम्मीद से दादी को देखने लगा। दादी ने प्रिया के हाथों से अपना पल्लू छुड़वाया और उसे आगे करते हुए बोली, बेटा आगे आओ, देखो यह तुमसे बात करना चाहता है। चलो इसे हेलो बोलो। प्रिया ने धीरे से विमान की ओर अपनी गर्दन उठा देखा, क्योंकि विमान उससे थोड़ा लंबा था। अभी 12 साल का था, पर और बच्चों के मुकाबले उसकी हाइट लंबी थी। हमारी छोटी सी प्रिया विमान के कंधे तक ही पहुंच पा रही थी। प्रिया ने अपनी मासूम आंखों से विमान की ओर देखा, जो अपनी आंखों में चमक और बेहिसाब खुशी लिए उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। प्रिया ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे हिलाने लगी, जिसे देख विमान ने चहकते हुए प्रिया का नन्हा सा हाथ पकड़ लिया और हेड शेक करते हुए बोला, लिटिल गर्ल मेरा नाम विमान कपूर है, तुम्हारा नाम? मैं बाद आगे बोलते बोलते रुक गया क्योंकि प्रिया अपना हाथ वापस खींच रही थी। यह देख विमान प्रिया अपने हाथ की ओर देखा, जिससे एक्साइटमेंट में प्रिया के नन्हे और मुलायम से हाथ को कसकर पकड़ लिया था। यह एक विमान ने जल्दी से प्रिया के हाथ पर अपनी पकड़ ढीली कर और घबराते हुए अपने दोनों हाथों में प्रिया की हथेली पकड़ ली और अपने होठों के करीब लाते हुए जल्दी जल्दी फूंक मारने लगा और हड़बड़ाते हुए कभी प्रिया को तो कभी दादी को देखते हुए बोला, सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लिटिल गर्ल तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मैंने एक्साइटमेंट में तुम्हारा हाथ थोड़ा जोर से पकड़ लिया। तुम मुझसे वापस नाराज मत होना, मैं तुम्हारे हाथ को जल्दी से ठीक कर दूंगा। विमान यह सब बहुत बेचैनी और हड़बड़ी में बोल रहा था। उसे लग रहा था कि प्रिया इस बार उससे वापस नाराज हो जाएगी। प्रिया अपना हाथ इसलिए वापस खींच रही थी क्योंकि अचानक से विमान द्वारा हाथ पकड़े जाने पर थोड़ा घबरा गई थी। लेकिन विमान को इस बड़ाता और घबराता देख प्रिया आगे बढ़ी और अपनी हथेली को विमान के हाथों पर रख दी और बेहद मीठी आवाज में बोली, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तुम परेशान मत हो। दादी हैरानी से प्रिया को देखने लगी क्योंकि यह पहली बार था जब प्रिया ने एक साथ इतने शब्द बोले थे। उनकी आंखों में पानी और चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। मेहमान ने प्रिया की मीठी आवाज़ सुनी और जब यह कहता सुना कि उसे दर्द नहीं हो रहा है, तो मानो उसे एक राहत की सांस मिली हो। मेहमान ने प्रिया के हाथ को पकड़ा और चहकते हुए बोला, लिटिल गर्ल मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, चलो मेरे साथ आओ। ये कहते हुए प्रिया को लिए सोफे के पास आ गया जहाँ वह पहले बैठा था। मेहमान ने टेडी और डॉल को उठा प्रिया की ओर कर दिया। बोला, लिटिल गर्ल यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ।
प्रिया ने विमान के हाथों में खिलौने देखे और फिर दादी की ओर देखा, मानो पूछ रही हो क्या इन्हें मैं ले लूं। दादी सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ बच्चे। प्रिया ने फिर विमान के हाथों से डॉल और टेडी ले लिए और अपनी टिमटिमाती आंखों से विमान को देखने लगी, जो बेहद खुश लग रहा था। लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें यह पसंद आए? प्रिया ने हौले से अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख विमान अपनी पॉकेट में हाथ डालता हुआ ढेर सारी चॉकलेट निकाल प्रिया के हाथों में देने लगा। लिटिल गर्ल, यह भी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम इन्हें जरूर खाना। प्रिया की आंखों में इस वक्त चॉकलेट को देखकर एक अलग ही चमक दिख रही थी। हाथों से चॉकलेट गिर रही थी, क्योंकि एक हाथ में टेडी और दूसरे में डॉल, और चॉकलेट जो उसके छोटे छोटे हाथों से नीचे गिर रही थी, उन्हें उठाने के चक्कर में हाथों से डॉल नीचे गिर गई। यह देख विमान ने प्रिया को एक छोटे बच्चे की तरह उठाते हुए सोफे पर बिठा दिया और नीचे जमीन पर पड़ी चॉकलेट को प्रिया की गोद में रख दिया। दादी विमान को कब से देख रही थी और इस तरह प्रिया की फिक्र करते देख मुस्कुरा रही थी। प्रिया अपनी आंखों से अपनी गोद में रखी चॉकलेट को देखने लगी। दादी जाती हुई बोली, तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। थैंक यू आंटी। दादी उनकी ओर देखकर मुस्कुराकर वहां से जाने लगी, तो प्रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही, अभी थोड़ी देर में आती हूँ, कहे वहां से चली गई। प्रिया दादी को जाती हुई देखने लगी और विमान प्रिया के पास सोफे पर बैठ गया और उसकी गोद में से एक चॉकलेट को उठा उसके रेपर को खोलते हुए प्रिया की ओर बढ़ाते हुए बोला, लिटिल गर्ल, इसे लो। प्रिया ने अपनी तिलमिलाती आंखों से एक बार विमान को देखा और फिर उसके हाथों से चॉकलेट ले ली। कबीर बड़े ध्यान से दादी की बातें सुन रहा था। कभी वो विमान और प्रिया के प्यारे पलों पर मुस्कुरा देता, तो कभी कुछ हिस्सों पर मायूस हो जाता। दादी ने प्यार से कबीर के बालों में हाथ फेरा और बोली, प्रिया बिल्कुल एक मासूम बच्ची की तरह है बेटा। उसके मन में किसी के लिए भी कोई दोष ग्रह नहीं है। उसका दिल बिल्कुल गंगा के पानी की तरह साफ है। उसे कभी चोट मत पहुंचाना बेटा, कभी नहीं। दादी, मैं उसका ख्याल खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। कबीर बैठते हुए दादी के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोला। दादी मुस्कुरा दी और बोली, हाँ चलो, काफी रात हो गई है। अगर प्रिया ने देख लिया कि मैं अभी तक जाग रही हूँ तो मुझे रात भर सुनाएगी। कहते हुए दादी हंस दी। कबीर दादी को उनके रूम में छोड़ता हुआ प्रिया के रूम की ओर बढ़ गया, लेकिन अंदर का नजारा देख उसकी नसें तन गई, क्योंकि बेड पर वाली हाथी घोड़े बेचकर सो रही थी और उसका एक पैर और हाथ प्रिया के ऊपर था। कबीर ने गुस्से से बाली को घूरा। अभी उसका मन कर रहा था बाली को उठाकर विंडो से बाहर फेंक दे। कबीर बेड के पास आया, बाली के हाथ और पैर को लगभग उठाकर दूसरी ओर ऐसे फेंक रहा था मानो कोई कचरा हो। कबीर ने फिर अपनी डॉल को बाली से दूर सुलाया और दोनों के बीच पिलोस की दीवार बना दी, जिससे बाली प्रिया के पास ना आ सके। इस लड़की को ढंग से सोना तक नहीं आता। कबीर गुस्से से गुर्राते हुए अपने मन में बोला और फिर अपनी डॉल को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। कबीर प्रिया के पास बैठा और उसके मुलायम बालों पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, मेरी जान दुनिया घूमना चाहता है। वक्त आने दो, दुनिया का एक भी कोना ऐसा नहीं होगा जिसे तुमने ना देखा हो। कबीर ने प्रिया के माथे को प्यार से चूमा और उसके बालों को सहलाते हुए रूम से बाहर निकल गया। बंद होने की आवाज पर बाली की होठ मुस्कुरा उठी, करवट बदल सो गई। इधर कबीर अपने रूम में आया, बेड के पास ड्रॉर में से एक इंजेक्शन निकाला और उसके साथ ही एक छोटी सी गिलास की शीशी निकाली, जिसमें ग्रीन कलर का लिक्विड था। कबीर ने उसे इंजेक्शन में भरा और अपने हाथ में इंजेक्ट कर लिया। कबीर ने उस यूजेड इंजेक्शन को डस्टबिन में फेंका और सिगरेट उठा बालकनी में आ गया। कबीर ने खड़े खड़े 5-6 सिगरेट पी ली थी। व्हाट रॉन्ग विथ डॉल, आई नीड यू बैडली। कबीर अंदर ही अंदर झुलझाया, क्योंकि बाली के होने की वजह से कबीर प्रिया के पास सो भी नहीं सकता था।
कबीर ने गुस्से से अपनी पहनी टी शर्ट उतार फेंक दी और सोफे पर बैठ अपना सर पीछे टिका आंखें बंद कर ली। करीब आधा घंटा बीत गया पर कबीर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कबीर को इंसोम्निया की बीमारी थी जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। वो पर नॉर्मल मेडिसिन का असर तो होता था पर कबीर पर वो भी नहीं। कबीर ने जो इंजेक्शन लिया था वो इस बीमारी का एजाज ट्रीटमेंट था। इस बीमारी का इलाज डेनियल करता था जो कि कबीर का पर्सनल डॉक्टर है, लेकिन ये मेडिसिन भी सिर्फ 2 घंटों के लिए ही काम करती थी और अगर इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो दिमाग की नसों पर इफेक्ट पड़ने का खतरा था। लेकिन जिस दिन कबीर पहली बार प्रिया के पास लेटा था उसे अपने आप नींद आ गई। उस दिन के बाद आज कबीर फिर से इस इंजेक्शन की मदद ले रहा था, पर अब बात ये थी कि मेडिसिन भी अपना असर जो हर बार कुछ 10 से 15 सेकंड में दिखाती थी आज वो भी नहीं हो रहा था। अभी कबीर अपनी आंखें बंद कर लेटा ही था कि एक परछाई कमरे में दाखिल हुई। कबीर के कान खड़े हो गए और चेहरे पर भाव कठोर हो गए, पर कुछ ही पलों में उसके होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान ठहर गई। कबीर ने जल्दी अपनी मुस्कान छुपा ली और वैसे ही आंखें बंद किए लेटा रहा। परछाई धीमे कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुई और बेड के पास आ गई। जब उस शख्स ने बेड को खाली पाया तो कमरे में नजर दौड़ाई और उस शख्स को ढूंढने लगा। कमरे में इस वक्त एक येलो लाइट ऑन थी जिससे कुछ साफ नहीं दिख रहा था। येलो लाइट की वजह से कमरे की काली और भूरी दीवारें काफ़ी आकर्षक लग रही थीं। कबीर का कमरा बेहद बड़ा और आलीशान था। उसका कमरा हर तरह के महंगे महंगे फर्नीचर से भरा था। जब उस शख्स की नज़र सोफे पर आंखें बंद किए बैठे कबीर पर गई तो कुछ पल के लिए आंखें शर्म से झुक सी गईं और उसके गोरे गालों पर गुलाबी रंग ने अपना कब्जा जमा लिया। यह हमारी प्यारी सी पीहू है जो कबीर को शर्टलेस लेटा देखकर शर्मा रही थी। यह इस तरह सोफे पर क्यों सो रहे हैं और वह भी शर्टलेस होकर। कमरा कितना ठंडा है, क्या इन्हें ठंड नहीं लग रही? प्रिया ने अपने एक हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ रखा था और दूसरे में एक छोटा बॉक्स था जो पहले आकाश के हाथों में था। आकाश ने जाते जाते उस बॉक्स को प्रिया को पकड़ा दिया क्योंकि उसे पता था कबीर प्रिया को कभी भी ना नहीं कहेगा। प्रिया ने दोनों चीज़ों को एक हाथ में पकड़ा और बेड से कंबल उठा कबीर के पास आ गई। प्रिया ने स्टैंड बॉक्स और उस छोटे बॉक्स को टेबल पर रखा और कंबल को खोल कबीर को गाने लगी। प्रिया इस वक्त कबीर के बेहद पास थी। उसकी मीठी गर्म सांसें कबीर के चेहरे को छू रही थी। प्रिया की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर कबीर लंबी सांसें भर रहा था। प्रिया के मुलायम हाथों की छुअन को अपने कंधों पर महसूस कर कबीर को अपने शरीर में एक अलग सा ही करंट दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। कबीर बस आंखें बंद किए प्रिया की प्यार भरी छुअन को इस वक्त जी भर कर महसूस करना चाहता था। उसका एक हाथ सर के नीचे था तो दूसरा पैरों पर रखा था। इस वक्त कबीर खुद पर मुश्किल से काबू रखते हुए हाथों की मुट्ठियाँ कसकर बांधे हुए था। कबीर को अच्छे से कंबल ओढ़ा उसके पास सोफे पर बैठ गई। प्रिया ने कबीर का जख्मी हाथ अपने पैरों पर धीरे से रखा और फर्स्ट एड बॉक्स को खोल उसमें से जीजर की मदद से पट्टी खोलने लगी। कबीर के हाथों का जख्म अभी भी हरा था जिससे उसके हाथ की चोट देखने भर से ही काफ़ी दर्दनाक लग रही थी। प्रिया के आंखों में इस वक्त उदासी थी। प्रिया कबीर के हाथ के जख्मों को अच्छे से फूंक मारते हुए साफ करने लगी जिससे कबीर को दर्द का एहसास ना हो सके। कबीर प्रिया को यह सब करता हुआ बेहद प्यार से देख रहा था, पर प्रिया की आंखों में उदासी उसे चुभ सी रही थी। हथेली को साफ कर प्रिया ने उस छोटे बॉक्स को खोला
और उसमें से एक लिक्विड से भरी छोटी सी शीशी निकाली। उस शीशी को कबीर गौर से देखने लगा और कुछ सोच हल्के से मुस्कुरा उठा। प्रिया उस शीशी को खोल धीरे धीरे कबीर के जख्मों पर बूंद बूंद गिराने लगी। कबीर की आंखें कर बंद हो गई। उसे इस वक्त बेहिसाब दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई जोरों से उसे जहर से भरी हुई सुइयां। कबीर ने अपने होठों को कसकर दांतों तले दबा दिया, जिससे उसके मुंह से कोई भी आवाज ना निकले। प्रिया धीरे धीरे पूरी शीशी को कबीर के हाथों पर उड़ेल दिया। कुछ ही पलों में कबीर को उस दर्द से राहत मिल गई, क्योंकि अब वह नीला लिक्विड पूरी तरह कबीर की हथेली में सूख चुका था। कबीर खुद की सांसों पर काबू करने लगा, जो पहले दर्द की वजह से तेज हो चली थी। प्रिया ने कबीर के हाथ को देखा और मुस्कुराकर उसकी हथेली पर हाथ फेरते हुए बोली, और इनका हाथ जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। प्रिया ने फिर कबीर के हाथ को नीचे रखा और फर्स्ट एड बॉक्स को पैक किया। प्रिया अपनी जगह से उठ ही रही थी कि कबीर का कंबल उसके कंधे से नीचे सरक गया। यह देख प्रिया फिर से कबीर का कंबल उड़ाने को हुई, पर रुक गई, क्योंकि उसकी नज़र कबीर के कंधों पर कुछ जख्म के निशान पर गई, जो काफ़ी पुराने लग रहे थे। प्रिया ने उन जख्मों पर हल्के से हाथ फेरा और फिसलती नज़र कबीर के सीने की ओर गई, जहाँ कुछ पहले की तरह ही कई निशान दिख रहे थे। प्रिया ने कबीर के कंबल को नीचे कर दिया और उन निशानों पर हाथ फेरते हुए आंखों में उदासी लिए देखने लगी। प्रिया के छूने से कबीर की हालत खराब हो रही थी। लंबी सांस भरते हुए कबीर अपने मन में ही तड़पते हुए बोला, डॉल, डोंट डू दिस, आई विल नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। कबीर ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली, पर प्रिया की मुलायम उंगलियां कबीर को अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। कबीर से शरीर पर काफी जख्मों के निशान थे, जो अब फीके पड़ चुके थे। इन्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी, कितना दर्द हुआ होगा इन्हें। प्रिया इस वक्त कबीर के बेहद करीब थी, इतने करीब कि कबीर प्रिया की मीठी सांसें अपने सीने पर महसूस कर पा रहा था। अभी प्रिया उन जख्मों को देख ही रही थी कि उसकी नज़र कबीर के पैक्स पर पड़ी। उन्हें देख प्रिया ने मासूमियत से उन्हें गिनना शुरू कर दिया। प्रिया कबीर के ऐप को छूते हुए गिन रही थी, पर प्रिया की यह हरकत कबीर को अब पागल कर रही थी। उसकी मासूम हरकतें कबीर के अंदर के शैतान को भड़काने पर मजबूर कर रही थी। प्रिया ने हैरानी से कहा, ओहो, इनके भी 8 पैक्स हैं, बिल्कुल टेडी की तरह। प्रिया धीरे ही बोली थी, पर कबीर के कानों तक यह बात किसी तेज रेडियो की आवाज़ की तरह पहुंच गई। उसके कान फड़फड़ा उठे और कानों में बार बार प्रिया की एक लाइन गूंजने लगी, बिल्कुल टेडी की तरह। इस बात का क्या मतलब था? यह सोचते हुए कबीर के तन बदन में गुस्से की आग भर उठी। कबीर ने अपनी लाल धधकती आंखें एक झटके से खोली और प्रिया को उसकी पतली कमर से पकड़ अपने ऊपर खींच लिया, और उसी फुर्ती के साथ प्रिया के रेशम से बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। अपनी मर्दाना आवाज को और भी सख्त कर प्रिया की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुमने विमान को बिना कपड़ों के देखा? प्रिया अचानक से कबीर की गई हरकत पर सहम सी गई थी। वह कबीर की मजबूत पकड़ में एक सहमे हुए मेमने की तरह लग रही थी। कबीर की लाल धधकती आंखें प्रिया के अंदर तक डर पैदा कर गईं। प्रिया अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश में दर्द से तड़पते बोली, आप प्लीज मेरे बाप। पर उसकी बात को बीच में ही काटता हुआ कबीर एक बार फिर गरजते हुए बोला, मुझे जवाब चाहिए। कबीर के आखिर के शब्द बेहद तेज आवाज में थे। कबीर के गुस्से से भरे भयानक रूप को देखकर प्रिया का शरीर काँप सा रहा था। अपने गले से लड़खड़ाते शब्दों को निकालते हुए बोली, जब मैं और टेडी नहा रहे थे। बारी पर प्रिया अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही कबीर ने प्रिया के होठों को जोरों से छूना शुरू कर दिया। कबीर गुस्से से पागल हुआ प्रिया की पंखुड़ी से मुलायम होठों को चबा रहा था। इस वक्त कबीर के दिमाग में सब कुछ उल्टा ही चल रहा था।
प्रिया का यह कहना कि वह और विमान साथ में नहा रहे थे तो कबीर के दिमाग की नसें जैसे फट कर रह गई थी। प्रिया को अपने होठों में बेतहासा दर्द हो रहा था। ऊपर से कबीर की पकड़ उस पर और भी कसती जा रही थी। प्रिया एक हाथ से अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए दूसरे से कबीर को खुद से अलग करने के लिए झटपटा रही थी, पर प्रिया की हर कोशिश पर कबीर की पकड़ और भी कस जाती। दर्द की वजह से प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर कबीर अपनी जलन और गुस्से के आग जैसे ही अंधा हो गया था। उसे प्रिया का तड़पना या आंसू बहाना कुछ भी नहीं दिख रहा था। चलिए दोस्तों, कहानी का भाग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग भी ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं कल।